वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आज हम शैक्षिक प्रशासन के साथ कक्षा प्रबंधन पर चर्चा करेंगे। कक्षा प्रबंधन, इससे पहले हम नेतृत्व और शैक्षिक विकास पर चर्चा कर चुके हैं। साथ ही प्रबंधन को कैसे प्रबंधन किया जाए, इस विषय पर भी चर्चा हो चुकी है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लासरूम मैनेजमेंट में कक्षा प्रबंधन के बारे में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बारे में, पृष्ठपोषण के बारे में और क्रियात्मक अर्थों में कैसे मैनेजमेंट को रखेंगे, इस विषय पर। तो बहुत कुछ इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक विद्यालय में कक्षा प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए, कक्षा प्रबंधन किस तरीके से करें। तो विद्यालय में प्रभावी कक्षा कक्ष के प्रबंधन और कार्यों का उपयोग कैसे करें। हाउ टू यूज क्लासरूम मैनेजमेंट इन अ स्कूल। क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब क्या है? देखिए, क्लास में जैसे कि टीचर यहाँ पर है, तो अध्यापक के साथ बच्चे इस तरीके से भी बैठ सकते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा। दूसरा, अध्यापक यहाँ पर है और बच्चे इस तरीके से लाइन में बैठ सकते हैं। तीसरा, टीचर यहाँ पर है और बच्चे इस तरीके की लाइन में बैठ सकते हैं। या टीचर यहाँ पर है और बच्चे गोलाकार रूप में उसके चारों तरफ बैठते हैं। अब ऐसे में आपको कौन सी व्यवस्था अच्छी लगेगी? तो यहाँ पर हम सीटिंग प्लान पर भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे किस तरीके से हम कक्षा प्रबंधन को आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले बात है, कक्षा कक्ष का प्रबंधन का अर्थ क्या है। हम क्या समझें कि कक्षा कक्ष किस तरीके से हमारे साथ बनेगा और कक्षा कक्ष प्रबंधन किस तरीके से किया जाएगा। तो कक्षा कक्ष का प्रबंधन सामान्य अर्थों में संबंधित उपकरणों और भौतिक व्यवस्था से होता है। उपकरण कौन से होते हैं? तो उपकरण में हमारा श्यामपट्ट आता है, हमारे चार्ट आते हैं, मैप आते हैं और सहयोगी पुस्तकें आती हैं। इनका प्रयोग कैसे किया जाए? वर्तमान समय में कक्षा कक्ष प्रबंधन कक्षा को भौतिक व्यवस्था यानी वहां पर जो संसाधन है उनको, और मानवीय व्यवस्था यानी छात्र और अध्यापक कहां पर होंगे, इस बात के बारे में चर्चा करना कक्षा अध्यापक द्वारा कक्षा प्रबंधन की बात की जाती है, जिसका उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना है। देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तभी प्रभावी मानी जाएगी जब हर बच्चा सीख रहा हो, अगर केवल आगे के कुछ बच्चे सीख रहे हैं और पीछे वाले केवल शांत बैठे हैं, तो इसे हम प्रभावी कक्षा कक्ष व्यवस्था नहीं कहते हैं। तो आगे कक्षा कक्ष प्रबंधन में क्या चीजें आती हैं, तो इसको समझने के लिए हम देखें कि हमारा क्लासरूम एक है और एक है प्रबंधन, यानी कक्षा तो एक ही है, एक हो जाएगी व्यवस्थित, जिसको अच्छे से आप चला रहे हैं, और नहीं अच्छे से चला रहे हैं तो यही हो जाएगी अव्यवस्थित। और अगर आपकी कक्षा अव्यवस्थित हो जाती है तो जो शिक्षण है, आप शिक्षण करेंगे तो, लेकिन बच्चे चूंकि सीख नहीं रहे हैं तो आपका शिक्षण अप्रभावी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अप्रभावी। तो शिक्षण को, कक्षा कक्ष को पूरी तरीके से प्रबंध तंत्र में रखना, मैनेज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से ये बात आती है कि एक कक्षा में शिक्षण के लिए, शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होना और कक्षा को सुचारू रूप से चलाना ही कक्षा कक्षाता है। देखिए, अगर सुविधाएं हैं और उपयोग सही नहीं है, मतलब चीजें हैं लेकिन सही से प्रयोग नहीं की जा रही हैं, तो उसे हम सही कक्षा कक्ष प्रबंधन नहीं कहेंगे। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन की क्या परिभाषा हमारे लिए हो सकती है? तो प्रोफेसर एस.के. दुबे के अनुसार कक्षा कक्ष के से अभिप्राय भौतिक और मानवीय। यहां पर दो चीजें बहुत अच्छे से समझ लीजिए। भौतिक सभी निर्जीव चीजें हो गई, क्लास में जितनी भी निर्जीव चीजें हैं वो सब भौतिक हो गई, और जितनी सजीव चीजें हैं वो हो गई आपकी मानवीय। इनको मनोवैज्ञानिक प्रबंधन कैसा दिया जाए जिससे शिक्षण अधिगम यानी पढ़ना और सीखना दोनों आसान हो जाएं, दोनों रुचिकर हो जाएं। इस तरीके के प्रबंधन को हम कक्षा कक्ष प्रबंधन कहते हैं। तो एस.के. दुबे के अनुसार कक्षा कक्ष से अभिप्राय भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के मनोवैज्ञानिक प्रबंधन से है, जो शिक्षण अधिगम को प्रभावी और दक्षतापूर्ण बनाता है। आगे श्रीमती आर.के. शर्मा के शब्दों में
कहा गया है कि कक्षा कक्ष प्रबंधन के अंतर्गत उन समस्त तत्वों का प्रबंधन सम्मिलित होता है जो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कौन कौन से साधन हो सकते हैं, जो पिछली परिभाषा में आपने पढ़ा, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। तो भौतिक और मानवीय संसाधनों का सही से व्यवस्था करना, जिसको कि आप सीटिंग प्लान कह सकते हैं, उसे हम कक्षा कक्ष प्रबंधन कहते हैं। और कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया क्या रहेगी, कैसे इसको किया जाए। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया को संपूर्ण करने के लिए हमें उपयोग करना बहुत आसानी से आना चाहिए। कक्षा कक्ष के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित कार्यों इन तथ्यों का उपयोग किया जा सकता है। आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, इसलिए जरूरी है कि आप सारी चीजें समझ लें। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म के रूप में आता है उचित आकार होना, यानी जैसे मैंने कहा, आप यू आकार में रखते हैं, गोलाकार आकार में रखते हैं, आयताकार आकार में रखते हैं, वर्गाकार रखते हैं, या आप एल शेप में टीचिंग को रखते हैं, आप कक्षा कक्ष को किस शेप में रखते हैं, ये बहुत आवश्यक है। और ये चीज हमेशा संख्या के आधार पर तय की जाएगी। अगर बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, या रोटेशन दे सकते हैं। तो छात्र संख्या के आधार पर यह निश्चित करना प्रबंधन का कार्य है कि प्रत्येक छात्र को उचित स्थान मिले। अगर आप सेंटर पे रह करके सभी बच्चों को एक बार देख सकते हैं, सीटिंग प्लान ऐसा हो कि हर बच्चे के साथ आपका संपर्क हो सके और आप अपने कार्यों को उचित तरीके से संपादन कर सकें। दूसरा है उचित प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। कक्षा कक्ष में उचित प्रकाश व्यवस्था हो, यानी हर बच्चा सही से पढ़े और श्याम पट पर सरलता से वो पढ़ी हुई लिखी हुई बात को देख सके, सामग्री का अवलोकन कर सके, और खिड़की और दरवाजे भी पर्याप्त होने चाहिए। उसके बाद बैठक व्यवस्था फर्नीचर के साथ होनी चाहिए, यानी उचित व्यवस्था होनी चाहिए छात्रों के बैठने की, जिसके तहत उनकी आयु और वर्ग का स्थान होना चाहिए, जिससे बैठने में असुविधा ना हो। जैसे छोटे बच्चे आगे और बड़े बच्चे पीछे बैठाए जा सकते हैं। अगर आप लाइन वाली जो हमारी परंपरागत व्यवस्था है, वहां पर यहाँ पर छोटे बच्चे बिठा सकते हैं और पीछे थोड़े से बड़े बच्चे बिठा सकते हैं। यहाँ पर आपका श्यामपट होता है और यहाँ पर टीचर हो सकता है। तो ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। बैठने की अगर उचित व्यवस्था नहीं होगी तो शिक्षण अधिगम में विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि समय की बर्बादी होगी। रोज आपको प्रॉब्लम आएगी कौन कहाँ बैठेगा। इसलिए आपको शिक्षण व्यवस्था अच्छे से कर लेनी चाहिए। फिर आगे की बात आती है कि अनुशासन बहुत आवश्यक है। अगर कक्षा में पूर्णतः अनुशासन का प्रबंधन नहीं होगा तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आपको अनुशासन बनाना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है वातावरण। कक्षा में अच्छा वातावरण होना चाहिए, पढ़ाई का वातावरण हो, पूर्णतः शैक्षिक वातावरण होना चाहिए। कक्षा में प्रवेश करते ही इस प्रकार का अनुभव होना चाहिए कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए इससे सुंदर स्थान नहीं हो सकता है, यानी अंदर आते ही पढ़ाने का मन करने लगे और बच्चों का मन पढ़ने का करने लगे। जैसे ही बच्चे अंदर आए, उन्हें पहले से ही बुक्स, किताबें, इतनी सारी चीजें, कहानियों के चार्ट, ये सब दिखें कि उनका पढ़ने में मन लगने लगे और शिक्षण अधिगम सामग्री का सही से उपयोग किया जाए, जिससे कि सही व्यवस्था हो सके। कक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रयोग भी किए जा सकते हैं, जैसे टीवी का होना, ओवरहेड प्रोजेक्टर होना, चलचित्र के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था कार्य किया जाना, ये भी कक्षा कक्ष प्रबंधन में एक हिस्सेदारी निभाते हैं। तो इन सभी चीजों की जरूरत के हिसाब से प्रयोग जरूरी है। उसके बाद बात आती है उचित शिक्षण। उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए। कक्षा कक्ष में शिक्षक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। शिक्षक वहां का आदर्श होता है। किसी कक्षा का आदर्श शिक्षक होता है। बच्चे वही करते हैं जो शिक्षक के साथ देखते हैं। तो कक्षा कक्ष की स्थिति अनुशासन युक्त होनी चाहिए और सही शिक्षण विधियों का प्रबंधन आवश्यक है। छात्रों की सहभागिता होनी चाहिए, यानी साफ सफाई, कक्षा कक्ष की साफ सफाई और कक्षा कक्ष में किताबों के रख रखाव, इन पर आपको बच्चों के सहयोग की आवश्यकता होनी चाहिए। बच्चों को खुद आप बताएं कि ये उनका स्थान है, उनकी चीजें हैं, और वहां पर बच्चे अगर सहभागिता के साथ काम करेंगे तो आपका कक्षा कक्ष अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक व्यवस्था किया जाना। प्रजातांत्रिक व्यवस्था हमने पहले भी बात करी थी कि अध्यापक को अपने आप को केंद्र में रख करके बच्चों को अपने आसपास रखना चाहिए और जो भी निर्णय लिया जाए वो बच्चों से पूछ कर लिए। तो यहाँ पर अगर आप हैं और यहाँ पर बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, तो निश्चित तौर पर समानता का व्यवहार प्रत्येक छात्र के साथ होगा और छात्रों को सहभागिता का अवसर मिलेगा। छात्रों में हम की भावना लानी है, ना कि मैं की। आप ये बात याद रखें, हम ऐसा करेंगे, मैं ऐसा नहीं करूंगा, हम करेंगे, ये लैंग्वेज बच्चों के साथ होनी चाहिए आपकी। आगे देखते हैं पृष्ठ पोषण। पृष्ठ पोषण फीडबैक को कहते हैं। फीडबैक। आप कक्षा कक्ष में बच्चों के द्वारा इस बात को जानने की कोशिश जरूर करें कि क्या शिक्षण व्यवस्था अच्छी चल रही है, बच्चों की इसके बारे में क्या राय है और इसे और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है।
यहाँ पर भौतिक और मानवीय संसाधनों का किस तरीके से प्रयोग किया जाए, इस विषय पर भी चर्चा आप कर सकते हैं। कक्षा कक्ष प्रबंधन के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के तथ्यों का भी कक्षा कक्ष में प्रयोग किया जाना जरूरी है। अब बात करते हैं कक्षा कक्ष प्रबंधन में क्या चीजें आती हैं या इसको हम और कैसे समझ सकते हैं। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन में जो जॉन एवं लुक्स हैं, उन्होंने कहा है कि यह एक संगठनात्मक कार्यप्रणाली है। देखिए, टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आप अलग हैं, बच्चे अलग हैं, ऐसी कक्षा नहीं चलेगी। विविध प्रकार के वातावरण में काम किए जाते हैं। बच्चों के अंदर आदर, व्यक्ति निष्ठा, आत्मनिर्देशन, सामूहिक संयोजन की भावना होनी चाहिए। जैसा कि मैंने अभी कहा, टीम वर्किंग होनी चाहिए। कहीं पर भी आपको बच्चों को अकेला नहीं रखना है। कंपटीशन करना है तो ग्रुप में कंपटीशन कराइए। एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप ऐसे बना सकते हैं आप। ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, सी ग्रुप है, इनमें कंपटीशन कराइए, किसी एक बच्चे में मत कराइए। अवधारणात्मक अर्थ क्या है कि इसमें हमें कक्षा कक्ष के प्रबंधन को देखने में हाल के उपागमों को पहचानना जरूरी है। जैसे उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन, हमें क्या करना है, क्या करना है। जैसे हमें खेलना है तो कक्षा कक्ष का प्रबंधन बदल जाएगा, बीच में जगह खाली हो जाएगी। हमें पढ़ना है तो कक्षा कक्ष का प्रबंधन अलग होगा। हमें टीवी देखना है, उसमें अलग प्रबंधन होगा। व्यवहार सुधार करना, अगर कोई बच्चा गलत व्यवहार कर रहा है, सकारात्मक और नकारात्मक फीडबैक आपको दे करके उसे ठीक करना है। अगर बच्चा गलत कर रहा है, उसे डांटिए, आप सजा दीजिए, थोड़ी सी हल्की सी सजा, जिससे सुधारात्मक रवैया रहे। और कार्य संबंधी विश्लेषणात्मक प्रबंधन भी आपको करने हैं। कक्षा कक्ष के संबंध में अन्य स्थितियों में आप देखते हैं कि अध्यापक के द्वारा योजना बनाना, व्यवस्था करना, समन्वित कार्य करना, इंटीग्रेशन करना, गाइडेंस देना, कंट्रोलिंग करना और व्यवहार का आदान प्रदान करना किया जाता है। आगे कक्षा कक्ष का क्रियात्मक अर्थ क्या है। तो छात्र के संबंध में अधिगम को प्रेरित करना, सीखने के लिए प्रेरित करना बच्चे को कक्षा कक्ष की क्रियाओं और कार्यकलापों की व्यवस्था में आता है। कक्षा कक्ष की क्रियाओं का प्रबंधन करने के लिए अध्यापक और छात्र मूलभूत घटक होते हैं और छात्रों के व्यवहार में आपको वर्णन करना है। तो कक्षा कक्ष का जो प्रबंधन है, जिसको हम पीछे शॉर्ट में समझे थे, अब यहाँ पर उसे हम डिटेल में समझेंगे। भौतिक वातावरण हमने अभी भी पहले समझाया आपको। निर्जीव जो भी है, निर्जीव में कक्षा कक्ष में क्या हो सकता है, फर्नीचर, आपका बोर्ड जिसे हम श्यामपट्ट कहते हैं, ठीक है, आपकी पुस्तकें, आपके चार्ट और अन्य सहयोगी सामग्री जो भी आपकी कक्षा में है। तो ये सारी की सारी शैक्षिक इकाइयां होती हैं और इसमें आप विद्यालय भवन, मैदान और बाकी सारी चीजों को ला सकते हैं। तो ऐसे में कक्षा कक्ष के प्रबंधन में आपको अपने स्थान के संबंध में निर्णय लेना है। कक्षा कक्ष में रूपरेखा आपको तैयार करनी है। बैठने की व्यवस्था कैसे होगी, प्रकाश एवं वायु व्यवस्था कैसे होगी, श्यामपट्ट कहाँ रखा जाएगा, अन्य सुविधाएं कक्षा कक्ष के लिए क्या होंगी। अगर आप इन चीजों को अच्छे प्रबंधन के रूप में जानते हैं तो आप अच्छी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया फॉलो कर सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब मनोवैज्ञानिक आयाम, यानी हम सजीव चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और सजीव चीजों में हमारा अध्यापक और छात्र आते हैं। अध्यापक और छात्र, तो यहां पर आपको याद रखना है कि अध्यापक छात्रों पर कार्य करेगा और छात्र अध्यापक को फॉलो करेंगे। तो आपके बीच में एक ऐसा रिलेशन होना जरूरी है कि बच्चे आपसे जुड़ाव महसूस करें। इसलिए क्लास की शुरुआत हमेशा एक हल्के माहौल से करनी चाहिए, हल्का वातावरण रखना चाहिए और क्लास में ऐसा बच्चों को ना लगे कि आज वो बहुत कोई विशेष गंभीर कार्य करने जा रहे हैं। खेल खेल में पढ़ाने की कोशिश करनी है, हंसाते हुए पढ़ाने की कोशिश करनी है। अभिप्रेरणा अधिगम का हृदय होती है। जितना मोटिवेशन बच्चा अच्छा पा जाएगा, उतना अच्छा सीख जाएगा। अभिप्रेरणा जहां होगी वहां अधिगम होगा। अभिप्रेरणा के अभाव में अधिगम अर्जित नहीं किया जा सकता। यानी बच्चे को तैयार, सीखने के लिए पहले तैयार करिए, फिर उसे सिखाइए। अध्यापक शाब्दिक और गैर शाब्दिक ढंग से छात्रों को अभिप्रेरित करता है, इंस्पायर करता है कि वो चीजों को सीख सकें। और आगे छात्र क्या करता है, वांछनीय व्यवहार का पुनर्गलन किया जाता है। देखिए, बच्चे का व्यवहार या तो सही है या तो गलत है। अब ये डिसीजन तो अध्यापक करेगा ना। अब अगर हमको उसके डिसीजन को दोबारा करवाना है तो हमें इसकी प्रशंसा करनी होगी। सही व्यवहार की प्रशंसा और गलत व्यवहार की निंदा बहुत आवश्यक है, तभी ये व्यवहार होगा और ये नहीं होगा। ये चीज आपको देखनी है। कक्षा कक्ष के प्रबंधन में अध्यापक सभी छात्रों की सहभागिता रखता है और अधिगम के मनोवैज्ञानिक आयाम को महत्वपूर्ण ढंग से पूरा करने की कोशिश करता है। अगले उसमें देखते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम। ये सामाजिक पहलू होते हैं। सामाजिक जो तत्व हैं, जैसे बच्चे की जाति, धर्म, वर्ग, बच्चे की जो आर्थिक स्थिति है, बच्चे की जो सोच है, बच्चा किस क्षेत्र का है, बच्चे का बैकग्राउंड कैसा है, उसके
परिवार के बारे में आपको जानना होगा। ये सभी चीज़ें अगर आपको पता होंगी, तो बच्चे को आप समझ पाएँगे। देखिए, यहाँ पर इन चीज़ों का मतलब ये कतई नहीं है कि आपको बच्चे के साथ इन चीज़ों को लेकर के कोई फैक्टर्स रखने हैं, लेकिन आपकी बच्चे में जो समझ होगी, अगर आप बच्चे से जैसे किसी बच्चे के पिता बीमार हैं और सुबह आकर के आप पूछ लेते हो कि बेटा आपके पापा की तबीयत अब कैसी है, या बेटा अब आपकी तबीयत कैसी है, बेटा कल तुम्हारी माताजी को दिक्कत हो गई थी, ऐसी बात है। तो जब आप उसके परिवार के बारे में बात करते हैं, तो बच्चा आपसे इमोशनली जुड़ाव महसूस करता है। बहुत अच्छा होता है ऐसा। तो आपको करनी चाहिए, बच्चों की सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारी रखनी होगी। आपको समाज नए आकार में देखना है। विद्यालय समाज का छोटा रूप है। विद्यालय समाज का छोटा रूप है, यानी लघु रूप में है। और यही कारण है कि अध्यापक को वर्तमान समाज में समभाव समता का भाव रखना है। तो छात्र अध्यापक संबंध देखना है, छात्रों में संबंध देखना है, अध्यापकों के संबंध देखना है, अध्यापक और मुखिया के मध्य संबंध देखना है, और नैतिक आयामों को पूरा करना है। अब उसके बाद हम अगले आयामों की ओर आते हैं, जिन्हें हम नैतिक आयामों की बात करेंगे। नैतिक आयाम में क्या आएगा? ये नैतिकता से संबंधित पहलू है। क्या करना चाहिए छात्रों को, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बात भी आपको बताना है। जैसे अध्यापक की अनुपस्थिति में बच्चे शोर मचा रहे हैं, आपको उन्हें बताना है कि ये काम नहीं करना है। डू एंड डू नॉट डू, डू एंड डू नॉट डू, ये आप बच्चों को बताएं कि ये गलत है और ये सही है। क्या सही है क्या गलत है, अध्यापक ही बताएगा, और अध्यापक को उसी तरह का व्यवहार दिखाना चाहिए जिससे बच्चे कक्षा कक्ष में संहिता और आचरण का पालन कर सकें, जो नैतिकता से परिपूर्ण हो। कक्षा कक्ष प्रबंधन के सिद्धांतों को अब हम देखेंगे। कक्षा कक्ष प्रबंधन के सिद्धांतों के तहत सामान्य सिद्धांत और विशिष्ट सिद्धांत, दो तरीके के सिद्धांत हैं, जिनमें से सामान्य सिद्धांतों का प्रयोग हर परिस्थिति में किया जा सकता है। ये अध्यापक को समस्याओं से निपटने के लिए आधार प्रदान करते हैं और विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। तो सबसे पहली सिद्धांत क्या है? आत्मनियंत्रण। अध्यापक का बाहरी लक्ष्य तो बात की बात है, आंतरिक नियंत्रण होना चाहिए। आपको खुद पे अनुशासन रखना है। बच्चे के साथ गलत बात नहीं करें, बच्चे के साथ अपने स्वभाव को बिगड़ने मत दें, बच्चे पर बात बात पे गुस्सा ना करें। समझ और स्वीकृति, बच्चे की समझ रखें आप, और उसके द्वारा किए गए व्यवहार को स्वीकार करने की कोशिश करें। आप बच्चे को हर बात में डांटने की कोशिश ना करें, क्योंकि हो सकता है बच्चे का जो कार्य है वो उसके सामाजिक वातावरण से आधारित हो। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, बच्चों की रुचियों, रुझानों और योग्यताओं के अनुसार आप कार्य करें। बच्चों को अनुशासन तभी समझ में आएगा जब बच्चों को लगेगा कि उनकी समस्याएं सुनी जा रही हैं। बच्चे की समस्याएं आप खुद समझें और सुने। उत्पादक कार्य, कुछ ऐसे कार्य किए करें जिससे बच्चों को नई ज्ञान मिले, नई चीजें सीखने को मिले। जब बच्चों को नए क्षेत्र की ओर आप लेकर जाएंगे, कोई कहानी आप बताइए, देखिए बच्चे कैसे सुनते हैं। क्यों? क्योंकि कहानी में उनको रोचकता दिखती है, कुछ नई चीज दिखती है। तो जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं उसको कहानी के माध्यम से स्टार्ट करते हुए बीच में अपने सब्जेक्ट को ला करके हम पढ़ा सकते हैं। अब दूसरी बात आती है, कक्षा कक्ष प्रबंधन के विशिष्ट सिद्धांत क्या हैं? विशिष्ट सिद्धांत का मतलब, इन सिद्धांतों में आपको अपने आप से कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या है? नियोजन है। आप स्वतंत्र क्रियाओं और पाठों का नियोजन करें, यानी बच्चे को थोड़ी सी फ्रीडम आप दें, बच्चे को खुद से खेलने दें। जैसे जब आप उससे प्रश्न पूछें, तो आप उससे खुले छोर का प्रश्न पूछें। खुले छोर का प्रश्न, ये अब आप कहेंगे खुले छोर का प्रश्न क्या होता है? तो आप उससे हाँ ना वाले सवाल ना पूछ करके, आपको जैसे आप उससे पूछते हैं, आपको सेब अच्छा लगता है? जैसे आपने उससे पूछा कि आपको सेब अच्छा लगता है, तो बच्चे ने कहा हाँ या ना, लगता है या नहीं। तो यहां पर इसकी जगह आप ये पूछ सकते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? बच्चे को खुद से सोचने दें। बच्चे को जितना आप खुद से सोचने देंगे, बच्चा ज्यादा अच्छा सीख पाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोत्साहन, बच्चा अगर कुछ कहता है, कोई बात करने की कोशिश करता है, भले ही वो गलत बोल रहा है, बोल तो रहा है, इस बात के लिए पहले क्लैपिंग करा दें आप, बच्चे के लिए ताली बजवा दें, और उसके बाद उसको बताएं कि अगर उसने ऐसा किया होता तो और अच्छा हो जाता। देखिए बच्चा अच्छे से सीख जाएगा। अगर आप उसे डांट देंगे तो जो उसने बोला है वो वहीं रुक जाएगा, दोबारा बोलेगा भी नहीं। छात्रों को जिम्मेदारी दी जाए, उनको स्वतंत्र रूप से जिम्मेदारी सौंप करके काम करने की कोशिश की जाए। न्यूनतम बाधा होनी चाहिए, उनका जो गृह कार्य हो बहुत डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। नियम स्पष्ट होने चाहिए कि कैसे क्या करना है। अच्छा करने पर पुरस्कार की व्यवस्था बच्चों के लिए आप करें, जिससे कि बच्चे आपके संबंध रख सकें और अच्छे व्यवहार को आप आगे बढ़ा सकें।
आगे देखते हैं, अच्छा वातावरण बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। क्लास में अच्छा वातावरण आपको बना के रखना है। अब कक्षा कक्ष प्रबंधन की क्या समस्याएँ हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप समझते हैं और इनको ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा यहाँ पर। आप देखिए सबसे पहले रूप में है अपर्याप्त प्रकाश एवं वायु संचार। ये बहुत आवश्यक चीज़ें हैं, आपको पता है अगर ये चीज़ें सही नहीं होंगी तो विद्यार्थी सही से बैठ नहीं पाएँगे और सही से पढ़ नहीं पाएँगे। इसलिए ज़रूरी है कि सारे विद्यार्थियों को कक्षाएँ खुली रखी जाएँ और साफ और स्वच्छ हवादार कमरों में बिठाया जाए। आगे, कक्षा में अत्यधिक भीड़ होना। अगर कक्षा में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बच्चे 70-80 से ज़्यादा रख रहे हैं आप, मानक जो है हमारा वो 40 का है और नई शिक्षा नीति तो 30 के मानक को लेकर के चल रही है। लेकिन किसी भी हालात में बच्चे 50 से ज़्यादा एक कक्षा में नहीं होने चाहिए, क्योंकि 45 मिनट के पीरियड में आप 50 से ज़्यादा बच्चों को हैंडल नहीं कर सकते। बहुत कम बच्चों पर आपका ध्यान रहेगा। नित्यचर्या का अभाव होना चाहिए, यानी प्लान्ड क्लास होनी चाहिए। हर दिन क्लास चले, प्रयोग क्या है, क्या कब कैसे होगा, ये बच्चों को पता होना चाहिए। कक्षा कक्ष में अपर्याप्त उपकरण होना, कक्षा कक्ष का ज़्यादा भरा होना, अपर्याप्त उपकरण यानी भौतिक संसाधनों की कमी होना, इसमें भी हम बहुत मुश्किल से सीख पाते हैं। देन कक्षाओं का एक दूसरे के बहुत नज़दीक होना, जिससे कि शोर होता है और शोर होने के कारण एक कक्षा के बच्चे दूसरी कक्षा में चल रही सिचुएशन या कहानी की तरफ ध्यान देते हैं, जिससे बच्चे पढ़ाई से हट जाते हैं। अगले उसमें देखते हैं अनुशासनहीनता। अगर बच्चों को कक्षा में बातें समझ में नहीं आएंगी तो निश्चित तौर पर बच्चे अनुशासनहीनता की ओर जाएंगे। प्रायः पीछे बैठने वाले विद्यार्थी अनुशासन भंग करते हैं, इसलिए अध्यापकों को चाहिए कि हर विद्यार्थी पर बराबर की नजर रखे। कई बार विद्यार्थियों को अध्यापक दंड देता है और ये स्वीकार नहीं करता और दुर्व्यवहार करता है। इस तरीके की बातों में अनुशासनहीनता के कारण अध्यापक की दशा दयनीय हो जाती है। इसलिए हमें अध्यापक को समझना होगा कि किस तरीके से बच्चों से बिहेव करना है। आगे, अनुपस्थिति से संबंधित समस्याएं। अगर छात्र अनुपस्थित रहता है तो अनुपस्थिति से संबंधित समस्याएं जो हैं वो अध्यापकों की हैं और छात्रों की हैं। अगर अध्यापक अनुपस्थित रहता है तो छात्रों के लिए समस्या हो जाती है, क्योंकि वो बोरिंग फील करते हैं। काम न होने के कारण विषय के शिक्षण में बाधा होती है, विषय से उनका मन हट जाता है और कुछ समय बाद वो स्कूल के कार्यक्रम को प्रभाव शोर मतलब से संबंधित नहीं होते और विद्यार्थी शोर करने लगते हैं और अनुशासनहीनता बढ़ती है। अगर छात्रों की अनुपस्थिति आती है तो ऐसे समय में वो पढ़ाई में पिछड़ जाता है। कई बार अनुपस्थित रहने के कारण पढ़ाई में रुचि कम हो जाती है, उपलब्धि निम्न स्तर की हो जाती है, बच्चा सीख नहीं पाता। ऐसे अध्यापकों के लिए पुनरावृत्ति पाठ जरूरी है और छात्रों को मिल करके उन्हें सही समय पर अपना कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाना जरूरी है। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों के द्वारा जब ज़्यादा संख्या होती है तो ऐसे में लिखित कार्य को चेक करना संभव नहीं हो पाता। इसलिए ज़रूरी है कि कक्षा कक्ष में बच्चे एक दूसरे की जो पीयर ट्यूटरिंग है, एक दूसरे की कॉपी चेक कर सकते हैं वो, और ऐसे में आप उसे सहकर्मी शिक्षण के तौर पर करा सकते हैं। एक बच्चा दूसरे की कॉपी को चेक कर सकता है अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो। आगे देखते हैं, कक्षा कक्ष का प्रबंधन, इसके मुख्य घटक क्या हैं, आखिर किस तरीके से कक्षा कक्ष को हम अच्छा बना सकते हैं। तो अधिगम को रोचक बनाने की कोशिश करनी है हमको, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना है, छात्रों को समुचित विकास के लिए प्रयास करना है कि छात्रों का विकास पर्याप्त मात्रा में होता रहे, और विद्यार्थियों को अंतः प्रक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना है, वो आपस में सीख सकें। बच्चों के बीच में इस तरीके की आपकी स्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप बच्चों को सही से सिखा सकें। वांछित व्यवहार का पुनर्बलन करना, अगर बच्चे ने सही किया है तो उसकी प्रशंसा आवश्यक है, आपके द्वारा की जानी चाहिए। छात्रों की सहभागिता बढ़ाई जाए, छात्रों के में अनुशासन को महत्व देना, बच्चों को अनुशासन की लाभ के बारे में बताया जाना बहुत जरूरी है। सौंदर्य वातावरण का निर्माण करना, यानी अच्छा वातावरण बनाना जिससे कि कक्षा कक्ष अच्छे से चल सके। निर्देशों में स्पष्टता रखना जिससे कि पता हो कि पढ़ाई में क्या हो रहा है और क्या करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।